गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था पाचन। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा कि पाचन की क्रियाविधि क्या होती है, कि पाचन की क्रियाविधि में कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, भोजन के अवयव पढ़ लिया हमने, और पढ़ लिया कि पाचन, जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, और कल हमने क्या पढ़ लिया था कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। तो अब देखो कि जब मुख गुहा में पाचन हो गया, ठीक है, मुख से हमने कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किया, उसमें क्या होता, फिर लार मिलाई जाती है। लार में जो एंजाइम होता है टाइलिन, ठीक है, वो भोजन के साथ क्रिया करता है और हमारे दांत क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब जो भोजन हमारे मुख द्वारा हमारी ग्रसनी के अंदर जाएगा उसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बोलस। क्या होता है, चिपचिपा लसलसा सा पदार्थ होता है। ठीक है, तो अब ये बोलस क्या करता है, हमारी ग्रसनी, मुख गुहा से हमारी ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, या फिर ग्रसनी में क्या है कि भोजन का आगे पाचन नहीं होता है। ग्रसनी सिर्फ क्या कार्य करती है, उस बोलस को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, ग्रसनी क्या होती है, एक पतली नली होती है जिससे जो भोजन हमने किया था वो बोलस में चेंज हो गया हमारे मुख के द्वारा, और वो बोलस क्या होता है कि फिर धीरे धीरे हमारे गले से गति करता हुआ कहाँ पहुंचता है, हमारे अमाशय में। ठीक है, तो अब हमारे अमाशय में पहुंच गया। अब बाकी जो भोजन का थोड़ा बहुत आंशिक पाचन है वो कहाँ पे होता है, अमाशय में। लेकिन जो भोजन का संपूर्ण पाचन है वो होता है बाद में हमारी छोटी आंत में, जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे कि अमाशय में पाचन की कौन कौन सी क्रियाविधियां होती है, इसमें कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और भोजन का पाचन कैसे होता है अमाशय में। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं कि अमाशय क्या होता है। तो हमारा जो अमाशय है वो क्या होता है, एक जे आकार का थैलीनुमा, मतलब जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जे आकार का एक पाउच होता है हमारा अमाशय। ठीक है, जिसमें क्या है कि जो बोलस है वो जाएगा। ठीक है, तो अब जो भोजन अमाशय में गया वो क्या है, अमाशय में काफी देर तक ठहरा रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, भोजन का आंशिक पाचन होता है और धीरे धीरे पाचन होता है। ठीक है, जैसे जो मतलब मान लो अगर हमने जल ग्रहण किया या कोई जूस वगैरह पिया, तो वो हमारे अमाशय में क्या है, 1 से 2 घंटे तक टिका रहेगा। या फिर हमने कोई प्रोटीन युक्त पदार्थ लिया, ठीक है, तो वो हमारे अमाशय में क्या है, 3 से 4 घंटे तक टिका रहता है। और अगर हमने किसी वसा को अपने खाद्य पदार्थ के रूप में लिया है, कोई तली भुनी चीज खाई है, तो वो क्या है, हमारे अमाशय में 7 से 8 घंटे तक स्थित रहती है। ठीक है, वहां पे उतनी देर तक क्या है, उन पदार्थों का पाचन चलता रहता है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ही अमाशय में क्या है, भोजन का प्रवेश होगा, तो क्या है कि कुछ समय के लिए भोजन अमाशय में ही ठहरा रहता है। ठीक है, उसके बाद अमाशय में क्या क्या होता है, उस भोजन का मंथन होता है। ठीक है, उस भोजन को उसके और छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। ठीक है, उसमें पाचक एंजाइम मिलाए जाते हैं और भोजन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत पाचन होता है। अब देखो कि अमाशय में भोजन पहुंचा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ठहरा वहां। तो जैसे ही हमारा भोजन अमाशय में पहुंचेगा, हमारे भोजन के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, अमाशय की झिल्ली होती है जिससे म्यूकस स्रावित होता है। ठीक है, तो वो प्रोटीन क्या करेंगे, म्यूकस की झिल्ली से क्या होंगे, संपर्क में आएंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा अमाशय हो गया, इसकी ये जो झिल्लियां हैं ये क्या है, म्यूकस प्रोटीन, म्यूकस की बनी रहती है। ठीक है, तो जैसे ही भोजन अमाशय में आया, जो भोजन के प्रोटीन है वो म्यूकस झिल्ली के संपर्क में आएंगे। तो जैसे ही वो संपर्क में आएंगे, वैसे ही क्या होगा कि जो म्यूकस की पाइलोरिक ग्रंथियां हैं, उस पाइलोरिक ग्रंथियों की कोशिकाएं क्या करेगी, एक एंजाइम का स्रावन करेगी जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिन एंजाइम। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिन एंजाइम क्या करेगा, भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो देखो, ये जो गैस्ट्रिन एंजाइम है वो क्या करेगा, हमारे रक्त की मदद से बाद में क्या होगा, जठर रस के साथ मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो हमारा अमाशय है उसमें क्या है,
जठर रस भी पाया जाता है, क्योंकि उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो एक पदार्थ का स्रावन करती है, जिसको बोलते हैं जठर रस, जो क्या होता है थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये जो गैस्ट्रिन है वो ब्लड के साथ या हमारे रक्त के साथ मिलके जठर रस के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा या फिर जठर रस तक आ जाएगा। तो अब जो जठर रस होता है वो क्या होता है, अम्लीय माध्यम का होता है या फिर अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच कितना होता है, 0.9 से 1.5, मतलब ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, और जो जठर रस होता है उसका जो रासायनिक संगठन होता है उसमें 97 से 99% तक क्या होता है, जल, 0.2 से 0.5% तक होता है HCl, और बाकी मात्रा में म्यूकस लवण उपस्थित होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिन एंजाइम स्रावित हुआ। ठीक है, गैस्ट्रिन एंजाइम क्या करेगा, हमारे ब्लड के साथ मिक्स होके जठर रस के पास पहुंच जाएगा, जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है। और फिर जो जठर रस है वो क्या होगा, अम्लीय होगा, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, उसका पीएच होता है 0.9 से 1.5। और जो जठर रस होगा उसका जो कार्बनिक संगठन है उसमें क्या पाया जाएगा, 99% तक उसमें जल पाया जाता है। ठीक है, और 0.2 से 0.5% तक HCl अम्ल पाया जाता है, और बाकी म्यूकस लवण पाया जाता है। ठीक है, और ये जो जठर रस है इसमें क्या है, फिर 4 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज और जठर एमाइलेज। ठीक है, 4 प्रकार के पाचक एंजाइम कौन से हो गए जठर रस के, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज और जठर एमाइलेज। ठीक है, जिसमें से जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में या फिर प्रोटीन का जो रासायनिक संगठन है उस रासायनिक संगठन को तोड़कर प्रोटीन को उसके सरल अणुओं में तोड़ देता है। जठर लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज करेगा वसा का पाचन। ठीक है, वसा का बहुत ही आंशिक सा पाचन होता है, थोड़ा बहुत ही पाचन होता है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में जो हमने पहले म्यूकस पढ़ा था कि जो हमारी अमाशय है उसकी दीवारों में म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। तो अब जो म्यूकस झिल्ली होती है हमारी, उसमें क्या होता है, 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। और ये जो 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां ये क्या करती है, अलग अलग पदार्थों का स्रावन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जठर ग्रंथि होगी कार्डियक ग्रंथियां। ये क्या होगी, जो हमारा अमाशय है उसके कार्डियक भाग में प्रेजेंट होगी या कार्डियक भाग के दीवारों में। तो देखो ये हमारा अमाशय। ठीक है, इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये वाला भाग हो गया कार्डियक। ठीक है, इसका जो कार्डियक के नीचे वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं फंडिक। फंडिक। ठीक है, और जो ये लास्ट वाला भाग हो गया इसको बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, तो हमारा जो अमाशय होता है वो 3 भागों में बंटा होता है। सबसे ऊपर वाला भाग कार्डियक भाग, उससे नीचे वाला या बीच का भाग हो गया फंडिक, और सबसे नीचे वाला भाग हो गया पाइलोरिक, जो कि किससे जुड़ा होता है, हमारी छोटी आंत से। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कार्डियक भाग के बारे में। तो जो कार्डियक भाग की दीवारें होती है उनमें कौन सी कार्डियक ग्रंथियां उपस्थित होती है। ठीक है, अब कार्डियक ग्रंथियां क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस का स्रावन करती है। ठीक है, म्यूकस को स्रावित करेगी, और ये म्यूकस क्या करेगा कि आपको पता है अमाशय में जठर रस पाया जाएगा। जठर रस क्या होता है, अम्लीय। अब अम्ल क्या करता है कि भोजन को पचाने में तो सहायता करता ही करता है, लेकिन ये जो अम्ल है वो हमारे अमाशय की दीवारों को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए जो म्यूकस है वो क्या करता है कि हमारे अमाशय की दीवारों के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण कर लेता है, जिससे जो जठर रस है या जो HCl है वो क्या है, अमाशय की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा सके ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया कार्डियक भाग में पाई जाएगी कार्डियक ग्रंथियां। अब कार्डियक भाग के बाद आएगा दूसरा भाग फंडिक। ठीक है, अब जो ये फंडिक भाग है इसमें कौन सी फंडिक ग्रंथियां पाई जाएगी, फंडिक भाग की दीवारों पर पाई जाती है फंडिक ग्रंथियां। ठीक है, अब जो फंडिक ग्रंथियां होती है वो आगे क्या है कि 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभक्त होती है। सबसे पहले होती है इसमें मुख्य कोशिका और दूसरी होती है पैराइटल कोशिकाएं। तो जो मुख्य कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है। पहला हो गया पेप्सिन, दूसरा हो गया रेनिन। ठीक है, और जो पैराइटल कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, HCl का स्रावन करती है, जो हमारे भोजन के पाचन में आवश्यक होता है। ठीक है, फंडिक पार्ट हो गया। फंडिक पार्ट के बाद आता है पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट की
ये जो कि क्या होता है, अमाशय का सबसे नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। अब जो पाइलोरिक भाग की दीवारें हैं उन पे पाई जाती है पाइलोरिक ग्रंथियां, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे ही भोजन पाइलोरिक दीवार की ग्रंथियों से टकराता है, ठीक है, या फिर उन ग्रंथियों के साथ उनकी रिएक्शन होती है, तो क्या होता है कि हमारे अमाशय में पेशियों द्वारा एक कर्माकुंचन गति उत्पन्न की जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जो भी हमारा भोजन है जो अमाशय में आया है उसका क्या है, मंथन होता है और उसका पाचन होता है। उस पदार्थ को क्या है, एक पतली लई जैसे लुगदी जैसे पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है इन सारे एंजाइमों की मदद से, ठीक है। और अब जो पदार्थ बना, ठीक है, जो अमाशय में जितना पाचन हो गया उसके बाद जो पदार्थ बनेगा, जो पदार्थ बचेगा या जो लई जैसा पदार्थ बनेगा उसको हम बोलते हैं काइम, ठीक है। मुख गुहा में पाचन के द्वारा लास्ट में जो पदार्थ बना उसको बोलेंगे बोलस, और अमाशय में पाचन के बाद जो पदार्थ बनता है उसको बोलेंगे काइम, ठीक है। इतना हो गया। अब है कि जो HCl किसके द्वारा, पैराइटल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया गया था, उस HCl का पाचन में क्या क्या काम होता है, वो क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले देखो, ये टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है। टाइलिन क्या था कि जब हमने मुख गुहा में पाचन पढ़ा था तो हमने लार ग्रंथियां पढ़ी थी, और लार ग्रंथियां क्या करती है, एक एंजाइम का स्रावण करती है जिसको टाइलिन कहते हैं, ठीक है। तो जब भोजन मुख गुहा से अमाशय में आएगा तो अमाशय में जो HCl अम्ल होगा वो क्या करेगा, उस एंजाइम को जो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित था या जो टाइलिन था उसके प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अब उसमें नए पदार्थ और ऐड हो जाते हैं जैसे HCl और जठररस वगैरह। दूसरा क्या होता है कि भोजन में या फिर जो भी हमारे अमाशय में हानिकारक जीवाणु होते हैं उन सबको भी नष्ट करने का कार्य कौन करता है, HCl। अगला है कि जो HCl है वो हमारे भोजन को सड़ने से रोकता है, ठीक है। और जो भी हम पादप उत्तक ग्रहण करते हैं, मतलब जो भी सब्जियां हम खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस पादप उत्तकों से जो वसा के बिंदु होते हैं उनको मुक्त करता है। मतलब कि जो भी पादप उत्तक में जो भी वसाएं पाई जाएगी, जो भी फैट पाया जाएगा उनको अलग अलग कर देगा, ठीक है। अब है कि जो हमने ये एंजाइम पढ़े थे, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज और जठर एमाइलेज, हम पढ़ते हैं कि इन एंजाइमों का क्या काम होता है, ये एंजाइम कौन से पदार्थों को कौन से पदार्थों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पेप्सिन के बारे में। तो देखो, जो पेप्सिन होता है वो क्या होता है, अमाशय के अंदर एक निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जब इस पेप्सिनोजन को HCl प्राप्त होता है या फिर जब ये पेप्सिनोजन HCl माध्यम में प्रवेश करता है, जब HCl उत्पन्न होता है हमारे अमाशय के अंदर, तो क्या होता है, ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है ये सक्रिय पेप्सिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस टाइम जो माध्यम होता है उसकी pH होती है 1 से लेके 3.5, क्योंकि HCl अम्ल है तो ये अम्लीय माध्यम में कार्य करेगा। उसके बाद ये पेप्सिन क्या करेगा, जो भी हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन के कण है, ठीक है, जो भी प्रोटीन हमने इंटेक किया है उस प्रोटीन को 2 pH, ठीक है, उस प्रोटीन को ये चेंज करेगा प्रोटियोजन और पेप्टोन्स के अंदर, ठीक है। प्रोटीन को उसके सरल अणुओं में तोड़ देगा, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स, और उस समय जो pH होगी वो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, मतलब कि थोड़ा ज्यादा अम्लीय माध्यम होगा। और जो ये पेप्सिन है ये क्या करता है कि अगर pH का मान 4 हो जाए, ठीक है, 4 pH वाला अगर अम्लीय माध्यम होगा तो ये पेप्सिन जो है वो क्या करेगा, बिल्कुल ही कार्य करना बंद कर देता है। उस अवस्था में ये बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो पेप्सिन हमने पढ़ लिया। पेप्सिन सबसे पहले क्या होगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजन की अवस्था में पाया जाता है। जब ये पेप्सिनोजन HCl के साथ मिलता है या जब इसके साथ HCl की अभिक्रिया होती है तो ये सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। फिर ये पेप्सिन क्या करता है कि जो भी प्रोटीन हमने ग्रहण किया है उस प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स के अंदर परिवर्तित कर देता है, और उसके अंदर इसकी pH का मान होता है 2, ठीक है। अब ये हो गया पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद है रेनिन एंजाइम, ठीक है। ये देखो, तो जो रेनिन एंजाइम है वो भी क्या है कि हमारे अमाशय में निष्क्रिय प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है, और जब इसकी भी HCl के साथ अभिक्रिया होती है तो ये सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। निष्क्रिय प्रोरेनिन में पाया जाएगा, HCl के साथ अभिक्रिया हुई और ये सक्रिय रेनिन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा।
फिर जो ये रेनिन है ये क्या करेगा, जो कैसिनोजन है उसको कैसिन में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब देखो कैसिन वगैरह से इसकी जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है। तो देखो जब भी हम क्या करते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, तो वो दूध जैसे ही हमारे अमाशय के अंदर जाता है तो उस दूध में क्या है, कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, या फिर मतलब मान लो कैसिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। अब वो कैसिन रेनिन की उपस्थिति में जैसे ही वो रेनिन के संपर्क में आएगा और उसके साथ क्या होंगे, कैल्शियम आयन भी होंगे, ठीक है। तो जैसे ही कैसिन रेनिन के संपर्क में आया और कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में वो क्या करेगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित हो जाएगा, जो क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है। मतलब कि ये क्या करेगा, जो भी दूध हमने ग्रहण किया है या जो भी दूध हमने पिया है उसको हमारे अमाशय के अंदर दही में परिवर्तित कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो कि दूध हमने पिया तो दूध क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, और लिक्विड क्या होता है कि हमारे अमाशय में ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो लिक्विड हमारी मतलब अमाशय से आगे के पार्ट में जाएगा, अगर छोटी आंत में जाएगा तो क्या होगा कि हमें भूख लगने लगती है, ठीक है, हमारा अमाशय खाली हो गया तो हमें भूख लगने लगती है। लेकिन जो ये रेनिन एंजाइम है ये क्या करेगा, जो दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन होता है उसको क्या करेगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देगा, जिससे वो दूध क्या है, दही के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और दही क्या होती है, ठोस पदार्थ होता है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं वो द्रव पदार्थ की अपेक्षा हमारे अमाशय में ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, जिसके कारण क्या है, हमें ज्यादा देर तक क्या है, ऊर्जा का अनुभव होता है, या ज्यादा देर तक क्या है कि हमारा पेट भरा रहता है, ठीक है, हमें भूख नहीं लगती। इसीलिए जो मतलब इसीलिए क्या होता है कि जब हम दूध पीते हैं तो हमें ज्यादा देर तक क्या है कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मतलब पानी की अपेक्षा, अगर कोई पानी पिया या जूस पिया उसकी अपेक्षा अगर दूध पीते हैं तो उससे क्या है, ज्यादा एनर्जी मिलती है। और वो क्या है, जब हमारे अमाशय में वो दही में परिवर्तित हो जाता है तो उससे क्या है कि वो हमारे अमाशय में कई देर तक टिका रहता है, जिससे हमें जल्दी भूख नहीं लगती। उसके बाद में जो ये कैल्शियम पैराकैसिनेट बना, ये क्या करेगा, पेप्सिन की उपस्थिति में दोबारा प्रोटीएजेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन को प्रोटीएजेज में चेंज कर देंगे ये, ठीक है। तो रेनिन का हमने क्या पढ़ा, रेनिन भी क्या है, एक निष्क्रिय प्रो रेनिन अवस्था में पाया जाता है हमारे अमाशय के अंदर। और जैसे ही ये HCl के संपर्क में आता है या HCl से अभिक्रिया करता है तो ये क्या करता है, सक्रिय रेनिन बनाता है। फिर जो ये रेनिन है ये क्या करेगा, पहले कैसिनोजन को कैसिन में चेंज करेगा, ठीक है। और जो ये कैसिन प्रोटीन है जो कि हमारे दूध में पाया जाता है, अगर हम दूध पीते हैं तो ये जो कैसिन प्रोटीन है वो रेनिन और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे और बनाएंगे कैल्शियम पैराकैसिनेट, जो कि एक क्या होता है, गाढ़ा या फिर ठोस होता है, ठीक है, ठोस पदार्थ होता है। फिर जो ये कैल्शियम पैराकैसिनेट बना है ये पेप्सिन की उपस्थिति में चेंज हो जाएगा प्रोटीओजेज में, ठीक है। अब हमने दो एंजाइम पढ़ लिए, पेप्सिन और रेनिन। अब हम तीसरा एंजाइम पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। और ये जो सारे के सारे एंजाइम है वो किससे, जठर रस में उपस्थित होते हैं, ठीक है, जठर रस की या जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो अगला जो एंजाइम है वो है गैस्ट्रिक लाइपेज। अब लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि वसा को तोड़ता है या फिर वसा के पाचन में सहायक होता है। तो जो एक गैस्ट्रिक लाइपेज है ये जो भी वसा हमने ग्रहण किया या जो भी फैट, जो भी तली भुनी चीजें हम खाते हैं तो इस वसा को क्या करेगा, ये वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ठीक है। वसा हमने ग्रहण की, लाइपेज एंजाइम के साथ इसकी अभिक्रिया हुई और ये इसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। हमारे अमाशय में क्या होता है कि जो वसा होती है उसका बहुत ही आंशिक पाचन होता है, बहुत ही थोड़ा सा पाचन होता है, ठीक है। अगला एंजाइम है गैस्ट्रिक एमाइलेज। ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक एमाइलेज एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण करेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करता है। ना ये प्रोटीन का पाचन करेगा, ना ये वसा का पाचन करेगा, ना फिर कोई द्रव जो हम ग्रहण करेंगे जल वगैरह उनका पाचन करेगा। ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसका ही पाचन करेगा। और उसका भी ये क्या करता है, सिर्फ नाम मात्र का पाचन ही करता है, ठीक है। ये हो गया। अब है कि ये जितने भी एंजाइम हमने पढ़े या जो भी जठर रस, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है हमारे में, जठर रस। तो उस जठर रस के क्या क्या कार्य होते हैं, सबसे पहले क्या होगा कि हाँ, ये क्या करेंगे जठर रस, एक तो जो भी हमारे अमाशय में हानिकारक जीवाणु पाए जाएंगे उनको नष्ट करेगा, ठीक है।
प्रोटीन्स को क्या करेगा, उसके सरल अणुओं में तोड़ देगा, ठीक है। प्रोटीन्स को किसमें, प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देगा, ठीक है। अगला क्या है कि ये भी क्या करता है, भोजन को सड़ने से हेल्प करता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। तो देखो हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी अमाशय में पाचन। तो अमाशय क्या होता है, एक जे शेप्ड या फिर जे, अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार की क्या होती है, एक झिल्ली या फिर पाउच होता है, जिसके अंदर बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है। और हमारे अमाशय को फिर क्या है, 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला भाग या जो भाग ग्रसनी के साथ जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कार्डियक भाग, और बीच वाले भाग को बोलते हैं फंडिक, और सबसे नीचे वाला भाग या फिर वो वाला भाग जो कि हमारे छोटे आंत से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग, ठीक है। तो देखो जैसे अमाशय में पाचन कैसे होता है, जैसे ही भोजन अमाशय में आया तो क्या होता है कि अमाशय में पाचन कुछ टाइम के लिए, 4-5 घंटों के लिए, मतलब उस पर डिपेंड करता है कि हमने क्या ग्रहण किया, कोई लिक्विड पदार्थ ग्रहण किया या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट क्या लिया, उस हिसाब से क्या होता है कि अलग अलग टाइमिंग के लिए जो वो भोजन है वो हमारे अमाशय में टिका रहता है, ठीक है। तो जैसे ही वो भोजन हमारे अमाशय में आता है तो अमाशय की जो दीवार है उस दीवार पे क्या होती है, म्यूकस ग्रंथियां होती है, ठीक है। तो वो ग्रंथियां क्या करती है, मतलब हाँ, जो म्यूकस होती है उसमें क्या है, पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती है, और उन पाइलोरिक ग्रंथियों की कोशिकाओं द्वारा क्या है, गैस्ट्रिन नामक एंजाइम स्रावित किया जाता है। ये जो गैस्ट्रिन नामक एंजाइम है इसमें क्या है, जठर रस भी पाया जाता है। तो जो ये जठर रस है इसका कार्बनिक संगठन क्या हो गया, एक तो इसकी पीएच हो गई 0.9 से 1.5, इसमें 97 से 99% तक जल पाया जाएगा, 0.2 से 0.5% तक HCl पाया जाए, और जो बाकी पदार्थ है वो इसमें म्यूकस लवण पाए जाएंगे। और इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज और जठर एमाइलेज। जिसमें जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, और जो एमाइलेज है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। अब जो हमारी म्यूकस झिल्ली है उसमें 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती है, कौन कौन सी, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो जो कार्डियक ग्रंथि है ये क्या, कार्डियक भाग की दीवारों पर पाई जाएगी, और ये ग्रंथि क्या करती है, म्यूकस का स्रावन करती है, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है कि हमारे अमाशय के अंदर जो जठर रस पाया जाता है या जो HCl अम्लीय माध्यम पाए जाते हैं, उन अम्लीय माध्यमों से हमारे अमाशय की दीवारों की रक्षा करता है, ठीक है। उनके चारों ओर क्या करता है, एक रक्षात्मक आवरण स्रावित करता है, जिसके कारण जो HCl है वो हमारे अमाशय की दीवारों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो ये तो पहली हो गई कार्डियक ग्रंथि जो कि म्यूकस स्रावित करती है। दूसरी है फंडिक ग्रंथि जो कि फंडिक क्षेत्र में पाई जाती है, फंडिक क्षेत्र की दीवार की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है, उसमें पाई जाती है। अब जो फंडिक क्षेत्र है उसमें भी जो फंडिक ग्रंथियां हैं उसमें भी क्या 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पहली मुख्य कोशिका, दूसरी पैराइटल कोशिका। जो मुख्य कोशिकाएं होगी वो क्या करेगी, पेप्सिन और रेनिन का स्रावन करेगी, और जो पैराइटल कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, HCl का स्रावन करती है। उसके बाद में आती है पाइलोरिक ग्रंथियां। तो क्या होता है कि जैसे ही भोजन पाइलोरिक भाग के अंदर जाता है तो भोजन अमाशय की जो दीवारें होती है वो क्या होती है, उनके दीवारों, अमाशय की जो दीवारें होती है वो पेशियों द्वारा क्या है, कर्माकुंचन गति करना शुरू कर देती है। उस गति के कारण क्या होता है कि जो भोजन है और जो अमाशय में जठर रस पाया जाता है वो दोनों क्या है, आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और मिक्स होते होते क्या होता है कि एक पतली लई जैसी लुगदी का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं काइम, ठीक है। तो अमाशय में पाचन के बाद जो पदार्थ बचता है या जो भोजन बचता है उसको बोलते हैं हम काइम, ठीक है। फिर हमने पढ़े HCl के कार्य। तो ये क्या करता है, जो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम है टाइलिन, उसके प्रभाव को समाप्त करता है भोजन से। दूसरा, हानिकारक जीवाणु जितने भी अमाशय में होते हैं उनको नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है, ठीक है। और जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स को प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स के अंदर भी ये चेंज करता है। अगला क्या है कि जो पादप उत्तकों में जो भी वसा होती है उनको बिंदुओं के रूप में अलग करता है, ठीक है। फिर हमने 4 एंजाइम पढ़े। सबसे पहला एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है कि पेप्सिन जो होता है वो हमारे अमाशय में निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है। जब इस पेप्सिनोजन की क्रिया HCl के साथ होती है और pH 1 से 3.5 के बीच में होता है तो ये क्या होता है, सक्रिय पेप्सिन के अंदर चेंज हो जाता है। फिर जो ये पेप्सिन है ये क्या करता है, प्रोटीन्स को
अम्लीय माध्यम जिसकी पीएच होती है 2, तो इन प्रोटीन्स को चेंज करता है प्रोटियोजिज और पेप्टोन्स के अंदर। और याद रखना कि जो पेप्सिन होता है अगर वो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, अगर उस अम्लीय माध्यम की पीएच 4 होती है तो पेप्सिन जो होता है वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता है। ठीक है, दूसरा एंजाइम हमने पढ़ा रेनिन। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन भी क्या होता है कि हमारे अमाशय में एक निष्क्रिय अवस्था प्रोरेनिन में पाया जाता है, और इस प्रोरेनिन की अभिक्रिया जब HCl के साथ होगी तो ये सक्रिय रेनिन के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर ये रेनिन क्या करेगा, कैसिनोजन को कैसिन में चेंज करेगा, और कैसिन को रेनिन और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है। ठीक है, कैसिन दूध में पाया जाता है, जब इसकी अभिक्रिया रेनिन के साथ होती है तो ये क्या होता है, दही में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक ठोस पदार्थ होता है जो हमारे अमाशय में ज्यादा टाइम के लिए टिका रहता है और हमें ज्यादा टाइम के लिए ऊर्जा देता है। तो वो ठोस पदार्थ हो जाएगा कैल्शियम पैराकैसिनेट। फिर ये कैल्शियम पैराकैसिनेट पेप्सिन आयन की उपस्थिति में प्रोटीएजेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला एंजाइम आएगा गैस्ट्रिक लाइपेज। तो जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करेगा, सिर्फ वसा का पाचन करता है, और वसा का भी क्या है, सिर्फ थोड़ा बहुत आंशिक पाचन नहीं करता। तो ये क्या करेगा, वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगला एंजाइम है गैस्ट्रिक एमाइलेज। तो जो एमाइलेज एंजाइम है वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, वो भी सिर्फ नाम मात्र का पाचन। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो भी जठर रस है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले उसका कार्य क्या होता है, जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको वो नष्ट करता है। ठीक है, और अमाशय के अंदर जो भी प्रोटीन पदार्थ आएंगे उनको क्या है, उनके रासायनिक सरल अणुओं के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे, अमाशय में पाचन हो गया, अमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है, छोटी आंत में हमने पढ़ा कि पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा, तो वो पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में कैसे होता है ये सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।